मोदी को इस देश से भगाना चाहिए। एक लक्ष्य, बक्सा उक्सा के चक्कर का कुछ नहीं, मोदी भगाओ, इस मुल्क को बचाओ, ये लेकर बिल्कुल मोदी को अकेले चप्पे पर उनके संघी, उनके आरएसएस के लोग, उनके भाजपा के प्रत्येक बूथ पर उनके 10 लोग केवल गलत सही पैसा बांटकर वोट खरीदने के लिए बैठे हैं। आप क्या कर लेंगे? मेरी रिसर्च को जब ये कहते हैं कि ये वामपंथी है, जो वतन इस तरीके से करता है, तो उससे उसके वोट का हम क्या करेंगे लेके? और मैं सुन लीजिए, और उस सदन को आपके लिए वो सदन फरिश्ता का दिया हुआ घर होगा जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा का माहौल चल रहा है। लोकसभा के माहौल के बीच हम लोग गोरखपुर पहुंचे हैं। गोरखपुर जब आए तो यहाँ पर एक शख्स रहते हैं, उनका नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल। पूर्वांचल के गांधी के रूप में जाने जाते हैं। उनके शतपथ निवास पर आए हैं। ये उनकी लाइब्रेरी है, शांतिवन लाइब्रेरी है। यहीं पर बैठे हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे कि ये कैसे देखते हैं इस देश के चुनाव को, और 10 साल की भाजपा सरकार, मोदी सरकार 10 साल का कैसा रहा, और ये लगातार आंदोलनों में सामाजिक मुद्दों को लेकर के मुखरता से आवाज उठाते हैं, सड़कों पर आंदोलन करने के लिए जाने जाते हैं, गांधीवादी परंपरा को भी अपनाते हैं, पूर्वांचल की गांधी के रूप में जाने जाते हैं। इनसे बातचीत करनी और समझनी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका भी स्वागत। कैसे देखते हैं कि सीधा सवाल है कि 10 साल में मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री रहे, भारत को उन्होंने क्या क्या दिया, कैसे रहे वो? 10 साल जो नरेंद्र मोदी का है, वह देखिए, इसके पहले कि मैं 10 साल उनके 10 साल की एक ब्रीफ करूं, 2014 की बात मैं याद दिला दूं कि मैं एक स्वतंत्र नागरिक, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं मेंबर नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति से मेरा पॉलिटिकल कोई नाता नहीं। एक बात क्लियर कर दें, जब 2014 में आए थे तो कांग्रेस को किक आउट करके, कांग्रेस को पूरा देश अनलाइक कर रहा था, पूरा देश जो है कांग्रेस से आजीज आ गया था उसके भ्रष्टाचार से। ओके, तो और मैं भी उस जमात में शामिल था, ठीक। और मोदी और कांग्रेस को बदलना देश सभी लोगों ने तय कर लिया था, 73-76% लोग। तो मोदी जब आए थे तो इन्होंने चाय पर चर्चा, एक कार्यक्रम इनका चुनाव का बहुत फेमस कार्यक्रम था, चाय पर चर्चा। पूरे देश में ये चाय वाला, चाय पर चर्चा, ये उनका एक इनिशियल स्टेज का कार्यक्रम था एंट्री के लिए। जब इन्होंने दिल्ली की सत्ता पर, तो उसमें गोरखपुर में भी एंट्री हुई थी। तो चाय की चर्चा का जो प्रोग्राम था वो गुजरात से आए एक पत्रकार ने हमको कहीं से तलाशा, तो कहा कि आप इसको वो करिए, संचालित करिए। तो मैं संचालित किया, 6,000 रुपया मेरा खर्च हुआ। और यहाँ इस समय जो जितने चिंटू मिंटू किंटू दलाल दप्पड़ जितने भी हैं भाजपा के इस समय आए हुए हैं, जो आए दिन मुझे गाली देते हैं, बसंत से गाली देते हैं, वो समझते हैं कि मैं कोई कांग्रेसी या कोई, और समझते हैं कि कांग्रेस का होना, यदि पुरानी कांग्रेस है तो फख्र की बात है कि मुझे भी कांग्रेस से जोड़ा जाता है। समझ गए ना, कांग्रेस कोई दल नहीं है, कांग्रेस संगठन। कांग्रेस अंग्रेजी शब्द है, हिंदी होता है संगठन, सम्मेलन, ताकत होती है। तो इनका स्वागत इसलिए किया गया कि एक भ्रष्टाचार मिटाएंगे, और इन्होंने काला धन लाने का प्रॉमिस भी किया देश। एक बड़ा जो बिग जो इनका प्रॉमिस था, एक बड़ा बिग जिस नाम से जाने गए कि 100 दिन में ला देंगे, क्या क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट आता हूं। तो वो तो पूरी तरीके से इन्होंने किया नहीं, देश को कहां पहुंचा दिया, अभी मैं आता हूं, बताता हूं। तो नरेंद्र मोदी का 10 वर्ष इस देश में बेरोजगारी, सुन लीजिएगा, बेरोजगारी, गरीबी, विषमता, बलात्कार, महंगाई, वह जो पेट की अंतड़ी निकाल चुकी है, महंगाई, हिंदू मुस्लिम नफरत, जातीय जहर, भारत की जंगल जमीन और जो है, और जंगल जमीन और हवा, यह विनाश जो कहा जाता है, विनाश, यह इनके रिकॉर्ड हैं। ये इन्होंने किया क्या है 10 बरस के अंदर? एक्सप्रेसवे का बेहतरीन निर्माण कराया है अच्छा से, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेशनल एयरपोर्ट बनवाया है। बुलेट का कॉन्सेप्ट लाए थे, फिलहाल वो थोड़ा सा स्लो पड़ा है,
और ये कॉन्सेप्ट अच्छा था, बुरा मैं इसको अभी बताता हूं। और इस समय वंदे भारत इनका चल रहा है और ये जो है अमृत काल चल रहा है। और अब ये अभी अभी इन्होंने स्लोगन निकाला है कि विकसित भारत संकल्प का ये नारा दे रहे हैं। गरीबी जब ये सत्ता में आए थे तो 26 करोड़ गरीब थे इस देश में। कैमरा सामने करिए, 26 करोड़। ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूं इसमें कोई आंकड़ा मेरा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है। 26 करोड़ आंकड़े 29% के साथ ये 14 में सत्ता लिए हैं। 80 करोड़ लोग हैं इस समय गरीब हैं। 5 किलो अनाज पर जीवन खोज रहे हैं। 5 किलो अनाज में 22 करोड़ कुपोषित हैं, जो एग्जैक्ट संख्या इस समय सेंसस 2021 हो जाए तो वह 26 करोड़ हो गई है। 26 करोड़ कुपोषित हैं, जिनकी तरकारी पानी में बनती है, तेल में नहीं बनती है। जो रोटी पानी से खाते हैं, दाल उनको नसीब नहीं है, उसमें अधिकतर बच्चे हैं। शिक्षा एनईपी 2020 जब ये लाए हैं तो उसको पूरी तरह प्राइवेट हाथों में सेल्फ फाइनेंस में ले जाने की कोशिश उसमें समाहित है। इनोवेशन और प्रगति दिखाया गया है। जो डेवलपमेंट, इनोवेटिव डेवलपमेंट है वो शब्दबाग है, कहीं इनोवेशन कुछ नहीं है। इनोवेशन यही है कि आप विश्वविद्यालयों में कोरोना काल के दौरान ताली थाली नगाड़ा और बत्ती जलवा रहे थे कोरोना काल के दौरान, ये आपका इनोवेशन है, इनोवेटिव। आइए, आपका साइंटिफिक टेम्पर है तो उधर हम जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। 26 करोड़ से 80 करोड़ इन्होंने गरीब पैदा किया। 42 करोड़, एक आंकड़ा मेरे पास है 32, लेकिन कच्चा अनुमान हम बताते हैं कि 42 करोड़ लोगों के पास कोई काम नहीं है। वो दलाली करते हैं, किसी के पीछे रहते हैं और अनफेयर वर्क में लगे हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं विषमता, जो अंतर है लोगों के जीवन का। एक अडानी है, 12 लाख करोड़ का मालिक है। 12 लाख करोड़, एक हिंदुस्तान का आदमी ऐसा है 12 लाख करोड़ रखा है। 12 लाख करोड़ जो एनुअल बजट है भारत का, उसका 1/3। इस साल का बजट नहीं, इस साल का बजट तो 4600 करोड़ हो गया है। और पिछला अभी जो बजट एक फरवरी को पेश हुआ है, पिछला बजट इनका 36 लाख करोड़ का था, जिसका 12 लाख करोड़ रुपया अकेले एक आदमी के पास था और 80 करोड़ कंगाल हैं। हाँ, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये सब इनका आंकड़ा है। गरीबी हो गया, विषमता हो गई है। गरीबी का मैंने हाल आपको बता दिया। बलात्कार की फिगर देख लीजिए, बलात्कार के फिगर को देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए हैं तो नरेंद्र मोदी का फंडामेंटली जो बैकग्राउंड है ना, वो झूठ, हत्या और जो है और जो सांप्रदायिकता, ठीक है ना, इसके धुएं पर जमा हुआ है। हमसे जब पूछिएगा तो मैं बताऊंगा। इसके पहले यदि मेरी बात को और भी ज्यादा तस्दीक करनी हो तो सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू पढ़िए, बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू पढ़िए, इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको पढ़िए। प्राइम मिनिस्टर हैं, आरोप से खंडित करके इन्होंने भगने की कोशिश की, जो भी किया। तो इनका बैकग्राउंड हत्या, भय, सांप्रदायिक दंगों का, सांप्रदायिक कॉन्फ्लिक्ट्स करा के इसका रहा है। बलात्कार इनकी पार्टी के विगत 10 वर्षों में एक से एक बलात्कारी, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे आपका कुलदीप सेंगर हो, या भाजपा के आईटी सेल के लोग हों, या आए दिन बलात्कार। और बलात्कारी जो संजोग से निकल रहे हैं, संजोग बस न जाने किस तरीके से, दुर्भाग्य हो सकता है, इनके दल के बड़े लोग बलात्कारी निकल रहे हैं। अब हम आते हैं हिंदू मुस्लिम नफरत के ऊपर। कुछ भी नहीं छोड़ा है। आज जिस देश जहां बैठा है वहां केवल नफरत है। वो नहीं बोल रहे हैं, ताकत से नहीं बोल रहे हैं, दबे हुए हैं, नहीं बोल रहे हैं। 80 और 20 एक जगह खड़ा हो गया है, ठीक है ना। 80-20 आज जगह एक जगह 80% हिंदूज को लामबंद एक जगह करने का इन्होंने कोशिश किया। ये जानते हैं क्या है? यह यूनिटी और इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को अल्टीमेटली तोड़ने का अप्रत्यक्ष रूप से टूटता है इससे। आप ये बचता नहीं है, इससे टूटता है ये काम। और जातीय जहर अपनी क्लाइमेक्स पर पहुंच गई है कि ये प्रेसिडेंट इस जाति का हम ले आकर बैठा रहे हैं, आदिवासी जाति का। ये प्रेसिडेंट का पद एक व्यक्ति को अब बैठा के और किसी दबी हुई पूरी जाति कम्युनिटी को ऊपर उठा रहे हैं।
न ये साइंटिफिक बात है और न होनी चाहिए इस तरह की दुर्भावना। तो आप एक जाट नमूने को ला रहे हैं कि ये जाट है तो वाइस प्रेसिडेंट बना दो, एक ये आदिवासी महिला है तो इसको प्रेसिडेंट बना दो, ये जाट है तो इसको ये बना दो। मैं पिछड़ा कह रहा हूँ, पिछड़े का दावा कर रहा हूँ और पूरी सोसाइटी को तोड़ रहा हूँ, तो मैं प्रधानमंत्री हूँ और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पिछड़े को। इन्होंने कहा डायस पर कि मैं पिछड़े वर्ग से, मेरा अपना कुछ नहीं है। ये क्या जानते हैं क्या है? ये पूरी सोसाइटी के लिए जहर है। आज इस देश में बेरोजगार युवाओं के पास कुछ नहीं है। सबसे जो जघन्य काम इन्होंने किया, जो प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करके किया, इन्होंने देखा भी नहीं कि वहां इस बात का उल्लेख है कि वहां सोशलिज्म है, वहां समाजवाद शब्द का उल्लेख है, वहां पूंजी कैपिटल शब्द का उल्लेख नहीं है। आपने सारी जो PSUs थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स था, उसको क्या किया? स्लोली एंड स्लोली बेचते गए। उसमें PPP इन्वॉल्व कर दिया पूरी तरह से। मुझे याद है, मैं कहीं बैठा हुआ था, संयोग ही था जब 2020 में कोरोना काल का इनका बजट पेश हो रहा था, मार्च में बजट पेश हो रहा था। इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम PPP इंट्रोड्यूस किया था रेलवे को इन्होंने ऐसा साइलेंटली ठीक ढंग से तोड़ा। उन 3 सालों में रेलवे को कहां से कहां पहुंचाया। और सबसे बड़ा काम ये किया कि जो 95% लोग रेल के यात्री थे, जो पैसेंजर गाड़ियों में जो पुरानी मेल गाड़ियों में चलते थे, और वो पैसेंजर गाड़ियां जो भारत में स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, जो 40-50 किलोमीटर से मजदूर 10 रुपए में, 50 किलोमीटर का फेयर 10 रुपए था। डॉक्टर साहब ये बताइए, आप तमाम बातें कह रहे हैं, इन तमाम बातों को आप देश की संसद दिल्ली में पहुंचकर कहेंगे, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए कहेंगे, तो क्या ये संदेश आपको बहुत दूर तक नहीं आएगा? आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? हमने तो संकल्प लिया है कि चुनाव हम इसलिए नहीं लड़ सकते कि चुनाव चोर लड़ता है। ठीक से इधर करिए कैमरा। चुनाव चोर लड़ता है। आज की सिचुएशन में बता रहा हूं, चुनाव चोर लड़ता है, चोरी के लिए लड़ा जाता है और वहां पहुंच के चोरी का काम करते हैं। जितने हैं यह चोर हैं। एक मिडिल 19th सेंचुरी का प्रदून था, रशियन थिंकर था, उसने कहा कैपिटल इज थेफ्ट। मैं कहता हूं कि कैपिटल इज थेफ्ट, और मैं कहता हूं कि जो इलेक्शन है वह चोरी है, वह चोरी है। चोर लड़ते हैं। मुझे कोई एक वोट नहीं देगा। पहले आप एक कैमरा, यदि आपने सवाल मुझसे किया है, मुझे कोई एक वोट नहीं देगा। जब मैं ये कहता हूं कि गांधी के हत्यारों को इस देश में अब कोई जगह नहीं होनी चाहिए, तो मुझे गाली, जो वोटर हैं मुझे गाली देते हैं। जो वोटर हैं वो कहते हैं कि ये मुसलमानों का वो पक्षधर है, इसको पाकिस्तान भेज दो, ये कीड़ा है, ये वामपंथी है। DU से मेरी रिसर्च को जब ये कहते हैं कि ये वामपंथी है, जो वतन इस तरीके से करता है, तो उससे उसके वोट का हम क्या करेंगे? लेकिन और मैं सुन लीजिए, और उस सदन को आपके लिए, वो सदन फरिश्ता का दिया हुआ घर होगा, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली इरविन की बनवाया सदन है, जो हिंदुस्तान को कोणों से चमड़ी छील कर लैंड रेवेन्यू वसूल के बना हुआ है, और जो इसलिए उसने बनाया था 21 से लेकर 27-28 तक, कि इस सदन में जो लोग आएंगे, बैठेंगे, उन प्रतिनिधियों से हम भारत के असंतोष को जान पाएंगे, भारत पर कब्जा करने। वो सदन किसी डेमोक्रेसी के लिए नहीं है। और ये इडियट हैं जो नहीं जानते, वो इडियट है भी सभी चोर लफंगे। कल तक जो गांव में दलाली करते थे, चोरी करते थे, सदनों में हम इनके साथ कैसे जाएंगे यार? हम सवाल ही नहीं, हम बाहर से ही इनकी चूल से चूल हिला देंगे। क्या बात करते हो? हम सदन में बाहर से चूल हिलाएंगे। गांधी सदन में गए थे क्या? गांधी सदन में थे। भगत सिंह कभी सदन में गए? गोली चढ़ गए फांसी के फंदे पर। आज दिल में बैठे हुए हैं, हर हिंदुस्तानी के दिल में। गोरखपुर में रहते हैं, गढ़ है योगी आदित्यनाथ का। भाजपा के एक तरह से मान लीजिए कि राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुका है गोरखपुर। वहां पर बैठ के आप बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी को दहाड़ते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, डर नहीं लगता है? क्या दहाड़ते हैं? हम कानून की किताब, संहिता, ये देखो, ये कॉन्स्टिट्यूएंस उधर दिखाओ, डिबेट्स, असेंबली डिबेट्स 11,000 पन्ने की। मैं अपना राइट, मैं कोई चोर होगा तो चोर नहीं कहूंगा, और क्या कहूंगा? उनको संत कहूंगा। और मैं जोगी के शहर में रह रहा हूं, तो जोगी को आपके इंटरव्यू में मैंने
जोगी के लिए कौन सी बात की? आपको ये सवाल क्यों कर नहीं, रहे हैं? मैं इसलिए हम कह रहा मान हूं, लीजिए जोगी को हम बराबर जोगी को कोसते हो, जोगी नहीं, को आप मैं इसलिए कह रहा हूं जी क्योंकि कहा यह जाता है कि भाजपा में योगी आदित्यनाथ का कद मोदी के बाद दूसरे नंबर का है, जी वो दिल्ली जा सकते हैं। जी तो आप गढ़ में है यहाँ पर, और भाजपा लगातार गोरखपुर कहती है कि गोरखपुर अब बहुत आगे जा चुका है, तमाम जी चीजें विकास की हो रही है, जी रोजगार जी तमाम जी चीजें। जी तो आप वो सब चीजें ना देख करके आप भाजपा को उनकी बुराइयों को गिनाते रहते हैं। एक तो सुधारिए कि मैं जो तमाम चिंटू मिंटू दलाल दक्कड़ हैं जो इस समय लगे हैं भाजपा जो कर रहे हैं, 2014 में जब चाय पर चर्चा इस गोरखपुर में थी तो एक विधायक के आवास पर मैंने टीवी सर्किट अपनी लगवाई थी। माननीय विधायक जी भी उस समय नहीं थे और एक भाजपा के लोग आए थे, और भाजपा का उस समय नहीं लगता था कि अब तो मोदी हो गए हैं तो कोई उनके विरुद्ध बोलने वाला, भाजपा हम लोग बोल रहे हैं तो ये समझते हैं कि ये मोदी का, मैं मोदी के उस नीति का विरोध करता हूं जो अमनुष्यता की है। यार क्या बात करते हो? हमारी गाड़ी पर एक ऐसा आदमी है कि चावल, आटा, गेहूं, दाल, तेल, चीनी और दवा, 7 ऐसा चीज है जो जीवन है, ठीक? इसके बिना कोई चल नहीं सकता। 80 करोड़ लोग गरीब हैं, ये कहता है ये प्राइम मिनिस्टर इस देश का, कि 80 करोड़ गरीब हैं, 5 किलो अनाज पर देते हैं, उस पेट पर तुम टैक्स लगाते हो, जीएसटी। किसने कहा? तुम क्रूर नहीं हो तो क्या हो, तुम अपराधी नहीं हो तो क्या हो, तुम वायोलेशन नहीं किए हो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 का, तो तुम्हारी पूजा मैं कैसे कर सकता हूं? और कह रहे हैं कि मैं व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा हूं, उसकी प्रत्येक अमानवीय एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्शंस हैं, जो अनह्यूमन जो एक्शंस हैं, जो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी उसने टेक किया है, जैसे खाने पीने पर जीएसटी, हमारे चलने पर जीएसटी, टोल टैक्स क्यों लेते हो? जब तुम्हारी गाड़ी पर टोल टैक्स नहीं लगता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इंक्लूडिंग 3 दर्जन वीआईपी पीपुल हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टोल टैक्स। सो हमारी गाड़ी पर टोल टैक्स क्यों भाई? किसने, क्यों लेते हो? इसमें कहां कॉन्स्टिट्यूशन है? तुम्हारी हुकूमत को चढ़ के तोड़ दूंगा। जब दिल्ली चलूंगा, चैनल से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस दिन दिल्ली 23 मार्च को चल रहा हूं, अभी आपको फिगर आ जाएगा, जीएसटी हटा ले या गाड़ी खाने पीने के सामान पर, हुकूमत हटा ले जीएसटी खाने पीने के सामान पर, मैं चैनल के माध्यम से उन खबर 100 पत्र पड़ा हुआ है इस प्रेसिडेंट के टेबल पर। लगता है कि प्रेसिडेंट हाउस वाइसरायल्टी हो भारत की, लगता है कि इरविन हाउस हो भारत का। हम इसके लिए पैदा हुए हैं, हम डेमोक्रेसी लेके पैदा हुए हैं, विरासत में डेमोक्रेसी मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन की संहिता सामने है। तो रत्ती भर हमारा नहीं कर सकते, भय करते हैं, हमारा रत्ती भर कुछ नहीं कर सकते। हमें जेल खाने ले जाएंगे तो इनकी हुकूमत उसी दिन से इनकी हुकूमत के जो मजबूत दीवारें हैं ना, एक एक ईंट इनके खिसकने चालू हो जाएंगे। हमारा ये क्या करेंगे? बेईमान इस देश के लुटेरे जो है, इन्होंने नफरत का बीज अलग बोया, गरीबी अलग बोई, हमारी पेट पर टैक्स लगाते हैं, हमारे चलने पर टैक्स लगाते हैं। हमारा राइट टू फ्रीडम कहाँ है? 19D कहाँ है? किससे पूछूं? वेयर इज 19D? हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है। माँ से मिला है क्या? खाना, चलना और बोलना। माँ से गर्भ माँ पैदा करते हुए देती है। तूने क्यों टैक्स लगाया मेरी गाड़ी पर? जमीन हमने दी, हमने पैसा दिया, हमने जो है मजदूरी करके सड़कें बनाई, तुम हमारी गाड़ी पर टैक्स लोगे? हमारा राइट टू फ्रीडम छीन लिया, हमारा राइट टू इक्विलिटी 14 से 18 क्यों लिया? जब तुम 3 दर्जन वीआईपी टैक्स नहीं देते गाड़ियों पर अपनी, मेरी गाड़ी पर टोल रुके रहिए, मेरी गाड़ी पर टोल टैक्स क्यों? राइट टू इक्विलिटी में कहां लिखा है? 14 से 18 कहां लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ वीआईपी टोल टैक्स फला नहीं देगा, कहां लिखा है? आप हमसे बताइए कहां लिखा है? और ये बलात्कारी आए दिन बलात्कार करके सदनों में, जिस सदन में बलात्कारियों का पैर जाता है उस सदन में कहते हैं कि आप यहां से बैठ के राजनीति क्यों नहीं? सदन की ईंट से ईंट बजा दूंगा, इरविन के सदन की। वो सदन आपके लिए फरिश्ता का दिया होगा, वो सदन मेरे लिए फरिश्ता का दिया हुआ नहीं है। मेरे लिए वो पापियों के बैठने का जगह है, जिस सदन में 233 पापी बैठते हैं, कत्ल करने वाले बैठते हैं, जुर्म करने वाले बैठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जानता है उसके प्रति मैं उस सदन के प्रति मेरा मैं बहुत गंदा शब्द निकलता है, मैं नहीं कहूंगा, इसलिए कि ऑनरेबल शब्द जोड़ा गया है उस सदन में। ये जोड़ के मूर्ख बनाया गया, हमको ऑनरेबल कहते रहिए। मैं उस सदन के प्रति केवल मेरे मन में भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां और गांधी बेसवा कहा करते थे उस सदन का। उससे ज्यादा सदन का सम्मान आप सदन के बहाने हमारी चमड़ियां उधेड़ लिए
हम बेरोजगारी, हम गरीबी में जी रहे हैं अपने। हम जब सड़क पर जा रहे हैं तो तुम हमारी पैर में टोल की तुम्हारा टोल 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहादत दिवस है। अभी आज मैं वीडियो करूंगा, इनको 26 जनवरी को तोड़ना था, लेकिन अयोध्या में जो इन्वॉल्व थे, सरकार पूरी इन्वॉल्व थी। मैंने कहा, मुझे रोका भी गया, मैं उस दिन भी सत्याग्रह करने वाला था, लेकिन लोगों ने कहा सवाल है नहीं, सवाल ये है कि इस समय देश गरीबी में और महंगाई में मर रहा है। तो मर रहा है तो चुनाव आ चुका है सर पर, 24 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, मोदी नहीं तो कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस देश के लगभग सभी लोग जानना चाहते हैं, कहते भी हैं कि इस समय देश में मोदी के अलावा कोई नेता नहीं है। मोदी नहीं तो कौन, ये बताइए आप। मोदी नहीं तो उसको छोड़ के उसकी पार्टी के जितने भी रेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और मोदी के सराउंडिंग जितने लोग हैं, किसी को एक बना दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, कम से कम कुछ नहीं। सबसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि 24 के चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या 24 में परिवर्तन होने जा रहा है कि फिर बीजेपी की सरकार सत्ता में काबिज होगी? आप कैसा परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन देख रहे हैं? कोई परिवर्तन नहीं। जब आप कहेंगे जीवन में जीवन नहीं देखते, पत्थर में जीवन की तलाश करते हैं और जीवन को मरने के लिए छोड़ दिए हैं, कैसा परिवर्तन देखेंगे? क्या परिवर्तन देखें? ये जो आप वोटिंग मशीन का एजिटेशन चल रहा है कि वोटिंग मशीन बदलने देने से क्या करेंगे आप मैनुअल वोटिंग से जाएंगे, मतदान पत्र से आप जाएंगे, क्या कर लेंगे? उनके लोग चप्पे चप्पे पर, उनके संघी, उनके आरएसएस के लोग, उनके भाजपा के प्रत्येक बूथ पर उनके 10 लोग केवल गलत सही पैसा बांटकर वोट खरीदने के लिए बैठे हैं। आप क्या कर लेंगे? कुछ कर लेंगे? अब इस देश के युवाओं को 142 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ ऐसे लोग जो जागरूक हैं, उनको मोदी को इस देश से भगाना चाहिए। एक लक्ष्य, बक्सा उक्सा के चक्कर का कुछ नहीं, मोदी भगाओ, इस मुल्क को बचाओ, ये लेकर बिल्कुल मोदी को अकेले में, भाजपा बिल्कुल, मैं अकेला मोदी इस मुल्क की ये हालत कर दिया है। एक मोदी जिसके चरित्र में, जिसके अनविलिंग, जिसके भीतर का इनर है, जो सत्ता का भूखा है, इंसानियत का भूखा, इंसान का भूखा होना चाहिए मोदी को ना। हम कह रहे हैं कि तूने दो बार जब हो गया पीएमशिप, तुम क्या पट्टा लिखा के इस हिंदुस्तान को दफन कर दोगे क्या? तो कोई परिवर्तन का, आप ये जो बहुत सोच रहे हैं कि ये 24 बहुत परिवर्तन ला देगा, मुझे कोई बहुत बड़े बिग परिवर्तन के होप की कोई उम्मीद नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मनुष्यता के रास्ते पर जिसकी भी सरकार आए चले, चाहे वो मोदी की हो, चाहे वो राहुल गांधी की हो, चाहे ये तो मनुष्यता, ये तो डेमोक्रेसी है ही नहीं है कि मोदी की पहचान, डेमोक्रेसी में एक आदमी की पहचान हो जाती है। यह 2 मिनट का काम है, इसको फौरन ले लो। इन लुटेरों ने, जिन लोगों ने खरीदा है, उसको वापस लीजिए। ठीक है, डॉक्टर साहब मौजूद थे, इनसे बातचीत हुई 24 के चुनाव को लेकर के, और बीता 10 साल कैसा रहा मोदी सरकार का, तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।